नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 10 अगस्त 2021। स्वागत है द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए आप बुद्धा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल है कि उच्च क्षेत्रीय भाषाओं में जो उच्च शिक्षा होती है उसको लेके है, उनका जो डिग्री का जो पाठ्यक्रम है उनसे रिलेटेड है। दूसरा जो है क्षैतिज आरक्षण को लेकर है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस आरक्षण को लेकर क्षैतिज आरक्षण क्या होता है। चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल क्षेत्रीय भाषाओं में डिग्री पाठ्यक्रम को लेके है। इसको आप जीएस पेपर 2 के शिक्षा से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि 8 राज्यों ने इंजीनियरिंग के लिए 8 राज्यों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए शैक्षिक वर्षों में इन्होंने ये बताया है कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसमें क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम होगा और स्टूडेंट जाके अब क्षेत्रीय भाषा भी ले सकते हैं। पहले ये हुआ करता था कि सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजों का जो ऑफर किया जाता था ओनली इंग्लिश में था, लेकिन अब इसके साथ साथ मातृभाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी दे रहे हैं। इनके समांतर देखेंगे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन्होंने बताया है कि अब जो नया शिक्षा नीति है, ठीक है, उसके अनुरूप 11 जो भाषा है उसमें बीटेक भी के कार्यक्रम को देने का निर्णय लिया है। इनका इसमें आप बीटेक भी कर सकते हैं, राइट। अब हम क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उसका लाभ क्या होगा। ये जो राइटर है हमारे अभी जो वर्तमान के उप राष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, वो इस आर्टिकल को लिखे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय भाषा में जो शिक्षा प्रदान किया जाएगा उसका लाभ क्या क्या होगा। पहला जो सबसे बड़ी लाभ है ये है कि समाज के जो दलित वर्गों है उन तक ये लाभ पहुंचेगा। दलित वर्गों के साथ साथ इसमें गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी, जो इसमें क्या होता है कि उच्च शिक्षा जब प्रदान करने जाते हैं हमारे जो यहाँ पे खासकर गरीब के लिए कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में किस माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, या तो मातृभाषा में पढ़ाया जाता है या फिर यहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उनको यहाँ पे इंग्लिश मिलता है। तो जिस तरह से इनको इंग्लिश मिल जाता है तो ये क्या होते हैं, अपनी जो आत्मविश्वास है, इनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ये जितना परफॉर्मेंस करना चाहिए, जिस तरह से ये परफॉर्म करना चाहिए, ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इंग्लिश एक सबसे बड़ी बाधा बन के सामने आ जाती है हमारे पास। तो इससे रिलेटेड था कि इसमें क्या होगा कि दलित को लाभ होगा, ग्रामीण क्षेत्र से जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको लाभ होगा, आदिवासी छात्रों के लिए लाभ होगा। उसके बाद है कि छात्रों का मांग। एनसीईआरटी ने एक सर्वे कराया था, उसमें लगभग 44% बच्चे ने बताया था कि इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, मातृभाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता होना चाहिए, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें सीखने में सुधार आता है। आपने क्या ऐसा देखा होगा कि हमारे जो गांव है, ठीक है, हमारे जो क्षेत्र है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्षमता है, उनके पास पोटेंशियल है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक जो इंग्लिश वर्ड है ना, इंग्लिश जो भाषा है, कहीं ना कहीं वो उनको उस रेस से बाहर कर देता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, जिससे कि आप देख सकते हैं कि उनके पास एक समस्या होती है। लेकिन जब ये चीज़ें होगा, जब ये क्षेत्रीय आएंगे, तो जो क्षेत्रीय स्टूडेंट है जिनके पास क्षमता है प्रदर्शन करने का, वो भी सामने आके अपने देशों में लाभ पहुंचा पाएंगे। और ये जो विदेशी छात्र है उनकी मातृभाषा सीखने को मिलेगा और विदेशी भाषाओं में पढ़ाए जाने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन ये कर पाएंगे। इनके पास प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसम्मान और आत्म पहचान बनाना। देखिए इससे क्या होता है कि जब आप इस क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे तो एक तो आपकी आत्मसम्मान भी बढ़ता है और उसके साथ साथ आत्म पहचान भी बढ़ता है। तो आपने देखे कि किस तरह से होता है, मातृभाषा में सीखने पास तो आपको एक ये क्षमता मिल जाता है कि हम आगे जाके भी इसी भाषा से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस भाषा में नहीं करते हैं, राइट, तो ये यूनेस्को ने बता रहे हैं कि इनके संगठन के इन्होंने जोर दिया है कि मातृभाषा में ही सिखाया जाए, क्योंकि उससे आत्मसम्मान और आत्म पहचान बढ़ेगी। अब देखिए कि जब हम पढ़ाई करते हैं अपनी भाषा में या हिंदी में, तो आप जब आगे बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि अरे मैं तो हिंदी में पढ़ा हूँ, लेकिन आगे जाके हिंदी नहीं मिलने वाला है, सारा पढ़ाई इंग्लिश में होगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपका जो आत्मसम्मान होता है, आत्मविश्वास होता है, वो यहाँ पे
फीका पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिससे कि आप जिस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाते। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक ए नाम का लड़का था, ठीक है, ए नाम का लड़का था और एक बी नाम का लड़का था। इन दोनों को पब्लिक स्पीच देना था, ठीक है। तो इसमें यह माना जाता है कि जो अंग्रेजी में स्पीच देगा, ठीक है, इंग्लिश में भाषण देगा, वो अच्छा माना जाता है कि ये 10 लाइन इंग्लिश में बोल दिया तो इनकी आत्मविश्वास देखना पूरी अप पे होती है। लेकिन यही दूसरा बी जो है, उसको यदि इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं अपना जो कला है, अपने अंदर जो क्षमता है, उनके अपने अंदर जो ज्ञान है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और डरते हैं करने के लिए। वो कभी भी देखिएगा, जिसको इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी वाला चाहेगा कि मैं लाइन में पीछे रहूँ जिससे कि मेरा नंबर ना आए। ये सारी चीज़ें समस्याएं सामने आती है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें मिलने से इनमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाभ क्या होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण होगा, लोकतंत्र को बढ़ावा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा समझिए कि यदि लोकतंत्र मतलब क्या हुआ कि सभी की भागीदारी। यदि हम उच्च शिक्षा में जाते हैं, जब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आते हैं और जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ के आते हैं, वो वही वहाँ पे पहुँच पाते हैं। जो हिंदी मीडियम या क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थी होते हैं वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। तो क्या यहाँ पे लोकतंत्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई एक सेलेक्टेड कम्युनिटी, कोई एक सेलेक्टेड समूह ही यहाँ तक पहुँच पा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा समूह जो है वो पीछे रह जाता है इस लाइन में। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास। इसमें यह बताया गया है कि G20 के जितने भी अधिकांश देश हैं वो क्या करते हैं कि अपने विश्वविद्यालय को आधुनिकीकरण करके और स्टूडेंटों को भाषा ज़्यादा से ज़्यादा किस भाषा में इस्तेमाल करने के लिए देते हैं? स्थानीय भाषा में। आप स्थानीय भाषा में पढ़ाई करिए और उसी के तरह आपकी ज्ञान की, नॉलेज की बढ़ावा होनी चाहिए। यदि आप स्थानीय भाषा से पढ़ाई करते हैं, ओके, और क्षेत्रीय भाषा में बढ़ावा मिलता है क्षेत्रीय भाषा को, उससे आपकी जो संस्कृति है और आपकी जो संस्कृति का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से होता है। यदि आप अपने भाषा को पढ़ते हैं तो आप अपनी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं एक अच्छा नज़रिए से देखेंगे। हम जब इंग्लिश देखते हैं तो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन जो है, पश्चिमीकरण, वो हमारे ऊपर हावी बनता जाता है, जिससे कि हम अपना संस्कृति को भूलते जाते हैं। राइटर यहाँ पे ये भी जोर दे रहे हैं कि अपनी संस्कृति को भी हमें पहचानना और जानना जरूरी है। उसके बाद कुछ इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में ये बताया जाता है कि दक्षिण कोरिया में लगभग 70% विश्वविद्यालय सिर्फ कोरियन भाषा में पढ़ाते हैं, ठीक है, उनमें कोरियन भाषा में पढ़ाई होता है, राइट। उसके बाद जर्मनी का देखिए, जर्मनी में 80% मास्टर का जो पाठ्यक्रम होता है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे भारत में क्या होता है कि आप 12th तक, हार्डली 12th तक पढ़ाई कर सकते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में। उसके बाद आपको क्षेत्रीय भाषा नहीं, आपको इंग्लिश अडॉप्ट करना पड़ेगा, या कहीं कहीं पे हिंदी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? इंग्लिश मिलता है। जैसे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आप भी कहीं ना कहीं ये आपके मन में ज़रूर आता होगा कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ओके, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको भी डाउट होगा, लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे और जब गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देगी तो आपका एक उत्साह होगा। यहाँ पे मैंने बार बार बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का फेल होने का रेशियो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आत्मविश्वास की कमी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो अपने आप को एक बार फेलियर मान लेते हैं कि हम हिंदी मीडियम से है तो हम पास नहीं कर सकते। इसलिए आपको भी इस चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। आगे कह रहा राइटर आगे क्या बता रहे हैं? राइटर आगे बता रहे हैं कि आपको भारत के छात्रों को क्या करना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाई देना चाहिए। और नया शिक्षा नीति जो आई है उसमें खासकर प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में देने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जिस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज भी बढ़ावा मिला है, उससे दूसरे भी इंजीनियरिंग कॉलेज आएंगे और इसमें बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय भाषा का विस्तार होगा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा, आपको पता है कि वो भाषा का विकास ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप जब भाषा हम पढ़ते हैं तो तकनीकी भाषा और देसी भाषा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता में ऊँच होनी चाहिए। इसके लिए रिसर्च चल रही है, रिसर्च होनी चाहिए और उनकी जो भी तात्कालिक संशोधन होना है उन संशोधन की करने की ज़रूरत है। और एक चीज़, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को आप कंपेयर करो। आप ऐसे करिए, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा प्लस इंग्लिश, समझ गए, प्लस इंग्लिश होना चाहिए, ना कि इंग्लिश अलग और क्षेत्रीय भाषा अलग, इनके बीच में डिफरेंट नहीं। क्षेत्रीय भाषा प्लस इंग्लिश होना चाहिए। इस तरह से आपको पाठ्यक्रम करने की ज़रूरत है और आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि इसमें डिजिटलीकरण करने की ज़रूरत है।
जब आप छात्रों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो डिजिटल उनको जो डिवाइस मिलता है और इनको जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए, इनको भी प्रौद्योगिकी के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और एक चीज़ यदि देखते हैं, इसकी सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, वो योजना वेबसाइट पे इंग्लिश में दिया रहता है। जब इंग्लिश में दिया रहता है, जो गाँव के दूर दराज के जो व्यक्ति होते हैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, तो क्या उनको उस योजना का लाभ पहुँच पाता है? जी नहीं पहुँच पाता है। आपने देखा होगा कि CAA नागरिक संशोधन अधिनियम जो आया था उसमें बहुत ज़्यादा आलोचना उसकी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये जजमेंट दिया था कि सरकार ने यहाँ पे ये गलतियाँ किया कि उन्होंने पहले इसका अच्छे से जागरूकता नहीं फैलाया, और उन्होंने बताया था कि जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को क्षेत्रीय भाषा में ही जागरूकता और व्यक्तियों को समझाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और एक मुझे याद है कि आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि एक जो DM थे, ठीक है, आई थिंक उत्तराखंड के थे, ठीक है, उत्तराखंड के, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था स्कूल में पढ़ाने के लिए आदिवासी बच्चों के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि ना हिंदी को एडॉप्ट किया ना इंग्लिश एडॉप्ट किया, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ही बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किए, और उसका सफलता ऐसा हुआ, नन्ही पढ़ी करके स्कीम था, और OP चौधरी, हाँ DM का नाम था OP चौधरी। ओके, DM का नाम था OP चौधरी, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था कि नन्ही पढ़ी जो स्कीम था उसके तहत हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किसमें पढ़ा रहे थे, उनके मातृभाषा में, उसके क्षेत्रीय भाषा में ही हम पढ़ा रहे थे, और इससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगा और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद है गैर बहिष्कारवादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। गैर बहिष्कारवादी कि हम इंग्लिश को नहीं लेंगे, मैंने क्या बोला, मातृभाषा प्लस इंग्लिश होना चाहिए, ना कि मातृभाषा बनान इंग्लिश होना चाहिए। दोनों में अंतर दिखना चाहिए आपको। ओके, ये नहीं कि आप इंग्लिश से हेट करते हो या इंग्लिश जानने वाले मातृभाषा से हेट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों को साथ में आपको करने की ज़रूरत है। और दुनिया में आप देखेंगे चाइना में भी ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ यूज़ किया जाता है, वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे ही आती है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा में यूज़ करने से शर्माते हैं। आप यदि कहीं जाते हो बाहर, क्या आप हिंदी बोलते हैं? क्या आप इंग्लिश ही बोलना पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं स्टेटस से। आज के टाइम में इंग्लिश बोल के ही साबित किया जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं। यदि आपने इंग्लिश नहीं बोला तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डिफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा गलत है। ओके, तो हमने आज के डिस्कशन में ये देखा। अब देखते हैं दूसरा डिस्कशन कौन सा है। इसके साथ साथ कुछ रिलेटेड निष्कर्ष भी बता रहे हैं। निष्कर्ष में ये बता रहे हैं कि भारत एक अतुल्य है, ठीक है, भारत बहुत प्रतिभाशील देश है, इनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, और युवा है, हमारी जो अभी जनसंख्या है युवा है, और युवा के पास अभी ऊर्जा भरा हुआ है, ठीक है। और यदि उनको यदि मातृभाषा और उनको सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये अपनी क्षमता से ज़्यादा, इनकी जो बाधा है, इंग्लिश की बाधा यदि दूर की जाए विदेशी भाषाओं को, तो ये अपने साथ में आके बहुत ज़्यादा देश की निर्माण में, भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने में सबसे बड़ा योगदान ये देंगे। तो आज के डिस्कशन देखते हैं आगे कौन सा आर्टिकल है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है क्षैतिज आरक्षण से रिलेटेड। इसको GS पेपर 2 के शासन से या फिर समाज GS पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण का मतलब ये है कि SC ST OBC EWC के लिए आरक्षण का जो ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर होता है, उनको आरक्षण देना। क्षैतिज आरक्षण का मतलब तात्पर्य ये होता है कि अन्य श्रेणियों के लिए जो लाभकारी है, उसमें जैसे आप देखेंगे पहले SC ST ऐसे होता था, ये तरह से हम आरक्षण देखते हैं। SC ST OBC EWC ये क्या है, ये जातीय आधार पे दिया जाता है। लेकिन क्षेत्रीय तौर पे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए इनको पहुंचाना, देखिए ये चीज़ें हैं आरक्षण का। थोड़ा सा देखिएगा कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, ये खड़ा होकर मैच देख रहे हैं, ये व्यक्ति का टेबल सबका भी सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी जो क्षमता है ये अलग अलग है। इनकी क्षमता है ये ज़्यादा लंबा है, इनकी है इनसे थोड़ा सा लंबा है, ये भी थोड़ा थोड़ा मैच देख पा रहे हैं, लेकिन क्या यह छोटा जो है ये मैच देख पाएगा? नहीं देख पाता है। तो कहीं ना कहीं ये मैच नहीं देख पाता है, इनको जो ये यहाँ तक मैच देखने का अधिकार था वो इनको वंचित किया जा रहा है मैच देखने से। क्योंकि इनके पास उतना क्षमता नहीं है। तो यहाँ पे सरकार या हमारी राज्य को क्या करने की ज़रूरत है? राज्य को ये करने की ज़रूरत है, इनके पास से टेबल हटाइए और इसको जोड़ दो, ठीक है, इनको आप जब जोड़ देंगे तो डबल टेबल आ जाएगा इनके पास, और ये अब मैच को देख पाएंगे।
लेकिन क्या इनके पास वो क्षमता है? हमने इसलिए इनको इस क्षमता से का इस्तेमाल नहीं करने दिया, क्योंकि इनके पास पहले से क्षमता मौजूद है। इसके पास क्षमता नहीं थे, इसलिए हमने इनको, सरकार ने इसका क्षमता बढ़ाया है। और आरक्षण का लेके कुछ नहीं है। आप अच्छे तरीके से, यदि आरक्षण के लेके क्या डाउटें चल रही है, इस डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे, ये डिबेट हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम यही चीज़ देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये है। आगे देखते हैं, आगे जो है वो संदर्भ क्या है। संदर्भ ये है कि बिहार सरकार ने हाल ही में इंजीनियरिंग के लिए, राज्य के इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल कॉलेजों के लिए महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण देने की बात की गई है। इस आरक्षण में सरकार क्या किया है कि SC ST OBC जो है, ठीक है, उनके साथ साथ तहत इनमें 60% की आरक्षण दी गई है। उसके साथ महिलाओं को आरक्षण बढ़ाना, जिससे कि महिलाओं को विकास हो सके। ये आरक्षण की बात क्या, कब, कहाँ पे किया गया है महिलाओं को देने की बात? तो संविधान के अनुच्छेद क्लोज 3 में आप देखेंगे कि सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। सरकार ने इसी के तहत ये काम किया है। ये जो 15 है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में ये बताया गया है कि सरकारों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान देने का अधिकार है, ठीक है, प्रावधान देने की अनुमति प्रदान करता है। अब इस महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ पहला होगा कि महिला श्रम शक्ति भागीदारी का जो दर था, किस तरह से लगातार गिरते जा रहा था, इसमें गिरावट आ रही थी। 2005 में इसका था 31%, अब 2019 में हो गया था 21%। मतलब कि श्रमिक में महिला की भागीदारी कम हो रही थी श्रम करने में। उसके बाद इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिलेगा। यदि इस तरह से उनको लाभ दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में महिला की जो भागीदारी है, कार्यबल है, वो कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले स्तर में कमी है, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद महिलाओं की सशक्तिकरण दिया जाएगा, और सशक्तिकरण के साथ जो भेदभाव, ये PTR का समाज है, प्रतिशतात्मक जो समाज का नियंत्रण है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो भी बाधा है, इस बाधा को दूर करने में ये लाभकारी होगा। चिंताएं क्या जताई जा रही है? इसमें चिंताएं ये जताई जा रही है कि ये जो वृद्धि दर है, इसमें बढ़ाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कारक है, मैट्रिक या स्नातक स्तर पे शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन महिला को शिक्षा मिलने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। और महिला को आरक्षण यदि मिलेगा, फिर वो जाके सामने कार्यबल में कार्य करने के लिए आएंगे, और जब कार्य करने के लिए उनको काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा लेने के लिए भी महिला आगे आएगी। और यदि नहीं होती है तो उनकी स्थिति में कमियां आती है, अवसर होती है। यदि उनको रोजगार का अवसर नहीं मिलता है, रोजगार का अवसर में कमियां होगी, तो शिक्षा लेने के साथ साथ भी उनमें वृद्धि नहीं हो पाता है। उसके बाद देखेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में, शिक्षण में और अन्य सरकारी क्षेत्रों में इसकी कमी देखने के लिए, अलंबित रिक्तों को भरने के लिए देरी भी इसका एक प्रमुख कारण है। ठीक, यदि आप इस क्षेत्रों में भरपाई नहीं करेंगे, इनमें बहाली नहीं किया जाएगा, रिक्त स्थान रहेगा, तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इनको जो आरक्षण है, आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिर्फ आप आरक्षण घोषणा कर देने से नहीं है, आपको इनको सीट को भी भरने की जरूरत है, इनको जॉब देने की भी जरूरत है। ओके, आगे क्या रहा में ये बताया जाता है कि बिहार सरकार ने जिस तरह से निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय में उस शिक्षा में जिस तरह से महिलाओं का और इंजीनियरिंग में कोटा बढ़ाया है, उसी तरह से ट्रांसजेंडर को भी इसमें बढ़ावा दिया जा सकता है। ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, विकलांग, दिव्यांग को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और अन्य राज्यों को और केंद्र सरकार, बिहार में दोनों ये मिल के इसका पहल और इसका पालन करना चाहिए। और महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 36 कोटा में लाभ मिलने की ज़रूरत है, जिनसे कि इनका विकास हो पाए और इनका सशक्तिकरण हो पाए। तो आज के आर्टिकल में हमने इतना ही डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। इससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पे हम 7 बजे के आसपास आपको पीटी फैक्ट जो रिलेटेड न्यूज़ रहता है डेली का, मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। वहाँ पे आप पढ़ के आप पीटी के लिए टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, उतना ही आप एवरीडे यदि फॉलो करेंगे तो उससे आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।